मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल मेरी आवाज आप लोगों तक अब आ रही है प्रॉपरली। तो हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, दैट इज टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस का, वो है क्या कि कोई पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन के रेलेवेंट हमने एक स्टेटमेंट जिसका हमें आइडिया नहीं है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, इसीलिए तो हम उसे हाइपोथेसिस बोलते हैं, उसे टेस्ट करना है। लेकिन इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि हम पूरी की पूरी पॉपुलेशन को स्टडी कर सकें। तो दैट्स वाई हमने जो भी काम करना है वो सिर्फ और सिर्फ एक सैंपल इंफॉर्मेशन की बेस पे करना है। मैं एक वैल्यू से नहीं कह रहा, एक सैंपल से कह रहा हूँ। उसका साइज कितना है आप देखेंगे, कभी हमने बात करेंगे। हमने लास्ट टाइम भी देखा था, किसी जगह 40 किसी जगह 30। वो बात की बात है कि साइज कैसे डिटरमिन करना है, कि कितनी वैल्यू हमें सफिशिएंटली देनी चाहिए। लेकिन सबसे पहला काम ये करना है कि डेटा से आपने अपने जो कंसर्न इंफॉर्मेशन है वो आपने सेपरेट कर लेनी है कि जी ये मेरी जो है वो कंसर्न इंफॉर्मेशन है वो आपने सेपरेट कर लेनी है। और फिर आपने कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस करनी है, हाइपोथेसिस बनानी है, उसकी कंस्ट्रक्शन आपने जो है वो परफॉर्म करनी है। दो तरह की हाइपोथेसिस, एक नल हाइपोथेसिस, एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो दो तरह की वो हमने लास्ट टाइम प्रैक्टिस की कि किस तरह से नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो बनाई जा सकती है। अब जो सेकंड स्टेप है कि इसका जी सेकंड अब क्या करना है, इसके टोटल 5 स्टेप हैं। स्टेप्स फॉर द हाइपोथेसिस टेस्टिंग ऑल टुगेदर 5। अब जो सेकंड स्टेप है ये क्या है, इसको थोड़ा सा हम पहले समझेंगे। देखिए, फर्ज करें आजकल अगर ये जो टेस्ट आ रहे हैं कोरोना के लिए, ये 100% ट्रू नहीं है और हो भी नहीं सकते शायद। इसमें ना दो चीजें बोलते हैं वो लोग, अगर डॉक्टर्स मेडिकल साइट्स की बात करें ना, तो दो चीजें कहते हैं। एक तो कहते हैं सेंसिटिविटी ऑफ द टेस्ट, और एक कहते हैं स्पेसिफिसिटी ऑफ द टेस्ट। लेकिन ये बड़ी मेडिकल की टेक्निकल टर्म्स हैं, हमें इससे इतना कंसर्न नहीं है। सिचुएशन क्या है, रियलिटी क्या है, हो सकता है कि कोई पेशेंट वाकई डिजीज्ड पेशेंट हो, बीमार हो, उसको कोरोना है, ये बात सही है, और इट में भी वो हेल्थी विदाउट डिजीज। अच्छा, अब उसे तो नहीं पता, लेकिन रियलिटी हकीकत ये थी कि वो डिजीज पेशेंट है, कोरोना है। वो उसको उसका कोरोना टेस्ट हुआ है और कोरोना टेस्ट का रिजल्ट आ गया पॉजिटिव। इसका मतलब है उसे कोरोना था, टेस्ट ने कह दिया कि हाँ भाई तुम्हें तो कोरोना है। इसे वो कहते हैं डॉक्टर ट्रू पॉजिटिव, ठीक सही पॉजिटिव बताया उसने, ये इस टेस्ट का ट्रू पॉजिटिव है। और ये भी हो सकता है, ये इसको ना टेस्ट की वो स्पेसिफिसिटी बोलते हैं। क्या पेशेंट हो, डिजीज्ड हो, टेस्ट कर नेगेटिव, कि नहीं बेफिक्र ना करो नेगेटिव टेस्ट आ गए लोग खुश हो गए, बट बी केयरफुल। ये आपको तो नहीं, डॉक्टर को इस टेस्ट की स्पेसिफिसिटी का पता होता है। इसको हम कहते हैं फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव। नेगेटिव आया रिजल्ट, लेकिन ये गलत आया नेगेटिव, इसे बोलते हैं फॉल्स नेगेटिव। सिमिलर सिचुएशन इधर है, वो पर्सन हेल्दी था, कोरोना टेस्ट करवाने गया, कह दिया जी पॉजिटिव है आपका, तो कोरोना पॉजिटिव आ गया, ये फॉल्स है। तो ये फॉल्स पॉजिटिव है, फॉल्स पॉजिटिव।
हेल्दी पेशेंट का टेस्ट हुआ है और वो कहते हैं जी फिक्र ना करें जी नेगेटिव, तो बिल्कुल ठीक है, ट्रू नेगेटिव, ट्रू नेगेटिव। ये 4 सिचुएशन पॉसिबली हो सकती है। ये दोनों ट्रू पॉजिटिव बिल्कुल सही है, ट्रू नेगेटिव बिल्कुल सही है, और 2 सिचुएशन हमें उस टेस्ट की ये भी फेस करनी पड़ सकती है। हमें नहीं, जब वो टेस्ट बनते हैं ना उसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं, गलती के चांस तो है, और ये हर टेस्ट के साथ होता है। कहते ना चाइनीज किटें आ रही हैं, टेस्ट ठीक नहीं है, नहीं भी होता उसे कह देता है, जिसे होता है उसे कह देता नहीं है। क्यों जी? वो जी हमने एक बड़ा महंगा टेस्ट कराया, बल्कि 2-3 टेस्ट कराए हैं, उसमें तो पॉजिटिव नहीं कर रहा था, ये चाइना का हमने कराया था सब, वो कह रहा नहीं है। बिल्कुल ऐसा है, हर टेस्ट की स्पेसिफिसिटी होती है, हर टेस्ट की स्पेसिफिसिटी होती है। अब मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं कि जब भी हमने पॉपुलेशन की बेस पे एक सैंपल ले लेना, बस वहां से सिर्फ एक सैंपल, और उस एक सैंपल की बेस पे आपने पूरी पॉपुलेशन के रेलेवेंट एक स्टेटमेंट जो है उसको टेस्ट करना है। पूरी पॉपुलेशन के रेलेवेंट एक आपने स्टेटमेंट टेस्ट करनी है। पॉपुलेशन उसके रेलेवेंट ये एक स्टेटमेंट थी, ऐसे को लिख रहा हूं, इसे टेस्ट करना कंसर्न था, सैंपल ले लिया गया, उस सैंपल से इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कर ली गई, इस इंफॉर्मेशन को यूज करना है, और अभी इस स्टेटमेंट के मतलब बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या ये स्टेटमेंट फॉल्स, whether this statement is true or whether this statement is false। अब गलती का चांस क्या हो सकता है? बिल्कुल ऐसे ही हो सकता है ये स्टेटमेंट वाकई सही हो, एक्चुअल ट्रू हो, लेकिन हमारे पास जो सैंपल आया है उससे तो यही रिजल्ट बनता है कि जी ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, गलत है, जबकि हकीकत क्या थी? वो ट्रू थी। हमने क्या डिसाइड कर दिया भाई? हमने क्या, हमने तो सैंपल के बेस पे करना था, तो सैंपल से तो ये गलत ही लग रही है, तो ये एक एरर कहलाएगा। बी केयरफुल दैट, ये एरर जरूर होना है। ये नहीं कि आप कहें जी बड़ी तो मौज लग गई कि पॉपुलेशन से रिजल्ट टेस्ट करना है, बस एक सैंपल से कर देना है, तो जो प्राइस पे करनी है वो एरर है। और हो सकता है कि एक्चुअल सिचुएशन ये हो कि ये स्टेटमेंट फॉल्स हो, गलत हो, और हम सैंपल की बेस पर डिसाइड कर दें नहीं जी ये तो ट्रू है स्टेटमेंट, तो ये भी एरर ही कहलाएगा। तो इसका मतलब है कि जब आपने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस प्रोसीजर करना है जिसमें पॉपुलेशन के रेलेवेंट को स्टेटमेंट टेस्ट करनी है बाय यूजिंग द सैंपल इंफॉर्मेशन, दो तरह के एरर्स जो हैं वो पॉसिबल है, दो तरह के। एक, हम किसी सही बात को, हमें पता तो नहीं था, सही बात को, बात हकीकत का पता नहीं, जिसे कहते हैं हकीकत का इल्म नहीं होता, हमने सैंपल की बेस पे कह दिया कि ये तो स्टेटमेंट गलत है, जबकि वो हकीकत में ठीक थी, एरर। और हो सकता है वो चीज हकीकत में गलत हो, लेकिन हम सैंपल इंफॉर्मेशन की बेस पे कह दे नहीं ये तो ठीक है, एरर। तो ये दो तरह के एरर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में आएंगे। आप कहें जी फिर क्या फायदा, तो फिर पॉपुलेशन स्टडी करें। अगर आप कह रहे हो कि फिर क्या फायदा, अगर मैं आपको ये कहूं कि 5% या 1% या 2% इस टेस्ट में गलत बताने का भी चांस है, तो क्या कोई भी टेस्ट नहीं, कोई मैं कहता हूँ कोई टेस्ट 100% ट्रू बताते नहीं, कुछ किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई फ्लॉज होता है। ये उस वक्त मार्केट करते हैं टेस्ट को, पता नहीं कितनी देर से लगे होते हैं, ये उस वक्त मार्केट करते हैं जब चेक कर करके पता चल जाता है कि इसकी 95 या 96 या 97% एक्यूरेसी आ गई है, फिर वो टेस्ट को कहते हैं चले जी आप मार्केट करें। फिर क्या हुआ, बड़ी कम लोगों को ये गलत बता देगा, लेकिन क्या बहुत सारे लोगों को सही बता रहा है, तो क्या टेस्ट करें ना फिर उनका, ठीक है ना। तो बिल्कुल 100% इसी तरह से। तो ये प्राइस है एरर्स की जो हमें पे करनी पड़ेगी। अब ये जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं
एक ये जो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस वाला स्टेप है, ये मैंने आपको 3-4 एग्जांपल से करके दिखाया कि किस तरह से आपने हाइपोथेसिस बनानी है। अब जरा देखते हैं सेकंड स्टेप पे मूव करते हैं कि जी सेकंड स्टेप क्या करना है। अच्छा, इस सेकंड स्टेप को ना कंसेप्चुअली जरा आपने समझना है, इंप्लीमेंट करना बहुत ही आसान है, बल्कि सबसे आसान है। सीधा सीधा है, कुछ भी नहीं करना आपको इसमें, ठीक है ना। और यहां तक हमने एक्चुअली डिस्कस कर लिया था। अब ये सेकंड स्टेप पर आ गए, टोटल 5 जिसमें से सेकंड। देखिए मैंने टाइप 1 और टाइप 2 क्या लिखा हुआ, एरर्स, इसे रोमन ही लिखते हैं टाइप 1 पर, और इसे हम टाइप सेकंड एरर बोलते हैं, रोमन में ही लिखा जाता है। कहता है व्हेनेवर द सैंपल एविडेंस इज यूज्ड, जब भी सैंपल आप कैलकुलेट करोगे उसकी इंफॉर्मेशन को यूज करोगे, यूज्ड टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट पॉपुलेशन, देयर आर रिस्क्स ऑफ मेकिंग द रॉन्ग डिसीजंस। क्यों क्यों रिस्क क्यों है? बिकॉज ऑफ सैंपलिंग। आप सैंपल ले रहे हैं, आप पूरी पॉपुलेशन नहीं दे रहे, सैंपल में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, आपके पास पार्शियल इंफॉर्मेशन है, और उस पार्शियल इंफॉर्मेशन की बेस पे जो आप डिसीजन कर रहे हो, देयर इज ऑलवेज रिस्क ऑफ मेकिंग द रॉन्ग डिसीजन। Such errors in making the incorrect conclusions are called inferential errors. इन्हें हम inferential errors बोलते हैं, इन्हें हम measurement error नहीं कहते, इन्हें हम कैलकुलेशन एरर नहीं कहते, इन्हें हम रिकॉर्डिंग एरर नहीं बोलते कि जी गलत लिख लिया होगा, गलत कैलकुलेट कर दिया होगा, नो, इन्हें हम इन्फरेंशियल एरर्स बोलते हैं। Because they entail the drawing an incorrect inference from the sample about the values of the population parameter। चूंकि सैंपल से हमने कंक्लूजन करना था, सैंपल में इंफॉर्मेशन कंप्लीट थी नहीं थी। देखें, जब आपके पास कोई डिसीजन करने के लिए आपको कोई इंफॉर्मेशन दे और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे, तो ज्यादा चांस है कि आपसे रॉन्ग डिसीजन हो जाएगा। देखिए कोर्ट में जो ट्रायल चलते हैं, जितना ज्यादा सेंसिटिव इशू होता है उतनी देर तक वो दलाइल लेते हैं लोगों से। जैसे कल ही, अगर आप, मेरा नहीं ख्याल कि आप इंटरेस्टेड होंगे, हम लोग तो खैर बड़े इंटरेस्टेड होते हैं, ये काजी फाइजी सा जो कि सुप्रीम कोर्ट का जज था, उसके ऊपर ही एक्चुअली करप्शन का इल्जाम लगा था कि उसने पैसे कई बाहर भेजे हैं उसकी मिसेस के नाम और ये वो सारा। तो चूंकि ये बड़ा सेंसिटिव इशू था, सुप्रीम कोर्ट का जज था ना वो, और फिर बड़ी देर तक वो चला है ताकि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन के बाद डिसीजन हो। ये ना हो कि चंद इंफॉर्मेशन के बाद डिसीजन कर दिया जाए तो ज्यादा गलती के चांस है। यहां भी जो कि सैंपल की बेस पे कर रहे हैं, सैंपल में इंफॉर्मेशन पूरी तो हो नहीं सकती, तो जिस इंफॉर्मेशन की बेस पर आपने डिसीजन करना है, कहता उसमें बी केयरफुल, उसमें चांस ऑफ एरर भी होंगे, उन्हें हम इन्फरेंशियल एरर्स कहते हैं। वो एरर दो तरह से हो सकते हैं। क्या कहता, ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल इंफॉर्मेशन, सैंपल इंफॉर्मेशन की बेस पर हम क्या कर सकते हैं, वी मे रिजेक्ट अ ट्रू स्टेटमेंट। हमें नहीं पता था, स्टेटमेंट सही थी, ये है हकीकत, कहता हकीकत का इल्म तो अल्लाह जानता है, हकीकत का नहीं पता था, स्टेटमेंट रियलिटी में वो ट्रू थी, लेकिन हमने क्या किया, हमने सैंपल इंफॉर्मेशन की बेस पे, जो कि हमारे पास लिमिटेड थी, हमने क्या दिया, रिजेक्ट कर दिया। या दूसरा अपोजिट क्या हो सकता है, कहता वी डोंट रिजेक्ट, नहीं रिजेक्ट करेंगे, जबकि स्टेटमेंट अक्सर में फॉल्स थी। तो दो एरर आ गया था। क्या, जिसे रिजेक्ट करना चाहिए था, जिसे रिजेक्ट नहीं करना चाहिए वो कर दिया, और जिसे रिजेक्ट फॉल्स है, जिसे रिजेक्ट करना चाहिए था वो नहीं किया। इसको हम टाइप 1 और टाइप 2 एरर्स के नाम देते हैं। टाइप 1 एरर क्या है, ये मैंने उसकी समझ लें आपके याद रहने के लिए कर दिया। कहता जी टाइप 1 एरर है, जो मैंने रेड कलर से लिखा हुआ है ये है हकीकत, और जो मैंने ब्लैक कलर से लिखा हुआ ये है डिसीजन, जो कि कहां से किया हमने, सैंपल से किया। तो टाइप 1 एरर क्या है, टाइप 1 एरर ये है कि अगर एच नॉट इनफैक्ट ट्रू हो और सैंपल इंफॉर्मेशन की बेस पर हम उसे रिजेक्ट कर दें, इसे हम टाइप 1 एरर बोलते हैं। तो टाइप 2 एरर क्या है, एक्चुअली हकीकत ये थी कि वो इंफॉर्मेशन फॉल्स थी, लेकिन हमने उसे रिजेक्ट नहीं किया, तो गलती कर रहे हैं, इसे हम टाइप सेकंड एरर कहते हैं। बहुत ज्यादा इन डेप्थ में जाके इन चीजों को समझने की जरूरत इसलिए नहीं है, आपने जब इसे अप्लाई करना है ना क्वेश्चन में, तो कुछ भी नहीं है, इस स्टेप में आपने कुछ भी नहीं करना, क्योंकि ये सबसे मुश्किल स्टेप है।
आप कहें सर सबसे मुश्किल कुछ क्यों नहीं करना, वो इसलिए आपने कुछ नहीं करना क्योंकि ये सबसे मुश्किल स्टेप है, और इस लेवल पे जो कि आपका इनिशियल लेवल है, तो ये तो किसी तौर पर भी नहीं समझाया जा सकता। तो फिर ये स्टेप आप समझ ले एग्जामिनर खुद आपके लिए करके देता है, कहता है इस झंझट पे नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं रहेगा स्टेज पे लोगों को समझाना, तो ये स्टेप खुद करके देगा। हाँ, इतना जरूर पूछ सकता है आपसे कि अगर हम सैम्पलिंग बेस पे पॉपुलेशन के मतलब डिसीजन करते हुए जो एरर्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें इन्फ्रेंशियल एरर कहते हैं। ये पूछ सकता है कि अगर H0 हकीकत में सही हो और हम उसे रिजेक्ट कर दें, इसको कौन सा एरर कहते हैं, इसे टाइप 1 एरर बोलते हैं। तरतीब याद रखनी है, ये नहीं किसी एक को कह दें, नहीं, तरतीब याद रखनी। क्या, सही को गलत कहना यह है टाइप 1 एरर, और गलत को सही कहना यह है टाइप 2 एरर। तरतीब याद करनी है आपने। वो भी ऐसे करता है, कहता है सपोज दैट अ स्टेटमेंट इज ट्रू बट वी रिजेक्ट इट ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल इंफॉर्मेशन, बट टाइप ऑफ एरर। ट्रू को रिजेक्ट किया तो टाइप 1 एरर है, फॉल्स को एक्सेप्ट किया तो टाइप 2 एरर है। बस इतना का आपने इसमें कि इन्फ्रेंशियल एरर्स क्या है जरूर आएंगे, और दो तरह के एरर हो सकते हैं इन्फ्रेंशियल। एक टाइप 1 एरर जिसमें हम किसी सही चीज को गलत कह सकते हैं। क्यों गलत क्यों कह सकते हैं, क्यों कह रहे हैं भी, हम तो नहीं कह रहे, हमने तो सैंपल से टेस्ट करना था, सैंपल तो यही बता रहा है, क्योंकि उसमें तो कम इंफॉर्मेशन थी। और H0 इज फॉल्स, दैट इज नॉट। तो दो तरह के एरर्स। अब ये जो स्टेप आप इंप्लीमेंट करोगे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस किसे कहते हैं। देखिए ये टेस्ट का सेकंड स्टेप जो है वो है ही ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। कहता है ये किसे कहना है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी चांस ऑफ कमिटिंग द टाइप 1 एरर इज कॉल्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, दैट्स ऑल। अल्फा से इसे रिप्रेजेंट करता है। ये स्टेप मुश्किल है, इसलिए एग्जामिनर ये देगा कि जी ये जो टेस्ट है इसमें इतना एरर होना चाहिए, अब जरा आप टेस्ट करो, यानी कि वो खुद देगा। और ये होता है परसेंटेज फॉर्म में। मतलब अगर 5% एरर है, क्योंकि ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस टाइप 1 एरर अल्फा से रिप्रेजेंट करना, 5% का कहता मतलब क्या है, वी मीन दैट देर आर 5 चांसेस 100 क्या ऑफ इनकोरेक्टली रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। इनकोरेक्टली रिजेक्ट, हमने रिजेक्ट किया ना, गलत किया है, इसका मतलब क्यों गलत किया जी, रिजेक्ट करना गलत है, हाँ वो बात ठीक होगी ना, तो रिजेक्ट करना गलत है ना फिर। तो हमने क्या किया, रिजेक्ट किया, लेकिन इनकरेक्टली किया, इसे टाइप 1 एरर नहीं कहते। तो बस ये डेफिनेशन ही लिखी हुई है कि अल्फा 5% हो, इसका मतलब है देयर आर 5 चांसेस 100 कि अगर हम 100 दफा टेस्ट करेंगे तो 5 दफा ऐसा होगा कि हम इनकरेक्टली रिजेक्ट कर देंगे। टू पुट इट इन अदर वे, 95% क्या चांस है, 95% कॉन्फिडेंट इन मेकिंग द करेक्ट डिसीजन। अच्छा एक चीज और, कि जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, जिसे टाइप 1 एरर आने की चांस कहते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, वो अल्फा से रिप्रेजेंट की जाती है। जबकि दूसरा भी एरर है टाइप 2 एरर, उसका मैंने कहीं जिक्र नहीं किया, वो बस रहने दे। एरर जरूर होगा, कितना होगा, अगर अल्फा 5 होगा तो वो कितना होगा उस वक्त, बिल्कुल उसकी भी कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगी। लेकिन चूंकि आपके कोर्स में चीज नहीं है कैलकुलेशन ऑफ टाइप 2 एरर, तो वो मेंशन नहीं कर रहा। बस आपने सेकंड स्टेप में ये समझना है कि जी सैंपल बेस पर हम डिसीजन करने जा रहे हैं, एरर जरूर होगा, ये नहीं हो सकता कि 100% ट्रू हो। जी कितना होना चाहिए, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितना रखना है आपने नहीं रखना, एग्जामिनर आपको बताएगा कि टेस्ट दिस स्टेटमेंट एट, ऐसे करके लफ्ज बोल दे, और जो उसने कहना है ना आपने वही स्टेटमेंट में रख देना। ठीक हो गया। अब जरा देखिएगा सेकंड स्टेप, मैंने कहा था ना सबसे आसान है। ये कल मैंने आपसे एक स्टेटमेंट शेयर की, सारा कुछ कर दिया, ये स्टेप हमने परफॉर्म कर दिया था। अब सेकंड स्टेप क्या करना है, सेकंड स्टेप है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये क्यों 5% कह दिया, ये लिखा हुआ था,
लिखेगा यूज 1%, यूज 5%, यूज 10%। तो कुछ भी नहीं करना, जो उसने इधर लिखा होगा हमने यहाँ लिख देना, बस यही स्टेप। लेकिन आपको पता है ये क्या है। हाँ जी, क्लियर जी स्टेप। इसमें देख लें। अच्छा, ये मुख्तलफ होगा, ये नहीं कि हर वक्त 5 ही आएगा, मुख्तलफ होगा। मैं रीजन के साथ तो नहीं, जिसकी रीजन भी है ऐसे उस पर हम बहस करीजिए। प्रेफरेबली 5% रखा जाता है, 1% भी रख सकते थे। लेकिन आप ऐसा समझ लें कि ये दोनों जो एरर है ना, अल्फा बीटा, ये आपस में इनवर्सली रिलेटेड है। अगर आप इसे 1 करोगे ना, 1 आप अच्छा नहीं, एरर या 1% कर देते हैं, बीटा ने बढ़ जाना है कितना वो नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन वो लार्ज हो जाएगा, फिर वो लार्ज हो जाएगा। अगर आप जी अच्छा इसे इस्तेमाल कर दें तो फिर ये लार्ज हो जाएगा। इसलिए हम 10 भी नहीं लेते। मतलब अगर प्रेफरेंस की बात करें तो हम इनके मीडियोकर सा लेवल 5% और भी हो सकते हैं। मसला ये है कि फिर बाद में हमें स्टैटिस्टिकल टेबल भी यूज करने पड़ने हैं। अगर अब मर्जी से लेवल ले लिया जाए ना, 2%, 3%, 4%, 7%, 8%, फिर टेबल मैनेज करना बड़ा मुश्किल होगा। तो बड़े एक जो आप समझ लें कॉमन से लेवल है 1, 5 और 10, और प्रेफरेबली अगर बात हो तो 5। फिक्स नहीं है, लेकिन प्रेफरेबली 5 एग्जामिनर लेगा। तो ये तो फिर स्टेप कुछ भी नहीं करना, इसमें तो हमने देखना है और देख के हमने सेकंड स्टेप कर देना, बस ये ले। तो होप सो कि आपको समझ आ गई कि इन्फरेंशियल एरर क्या है, टाइप 1 टाइप सेकंड एरर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर को अल्फा कहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर को बीटा कहते हैं। बीटा का जिक्र नहीं है, बिल्कुल एक लॉजिक है, क्यों नहीं सिर्फ अल्फा ही का जिक्र करना है। और अल्फा का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग टाइप एरर, जो कि एग्जामिनर आपको खुद ही मेंशन कर देगा और हम लिख लेंगे, क्योंकि कोई भी टेस्ट विदाउट एरर परफॉर्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमने सैंपल बेस पे से सारे डिसीजन कर दिए। सेकंड स्टेप आपका हो गया। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप, सबसे ज्यादा, और वो है थर्ड स्टेप, जिसका नाम है टेस्ट स्टेटिस्टिक। स्टेटिस्टिक हर उस वैल्यू को कहते हैं जो आप सैंपल डेटा से कैलकुलेट करते हो, उसे स्टेटिस्टिक बोलते हैं। तो टेस्ट स्टेटिस्टिक्स, क्या इसकी कोई कैलकुलेशन, कोई टेस्ट लगाना है? जी बिल्कुल, एक टेस्ट लगाना है। डॉक्टर किसी डिजीज का कैसे डिसीजन करता है कि जी इस पेशेंट को डिजीज है कि नहीं? तो टेस्ट लगाता है, मेडिकल टेस्ट है, बिल्कुल मेडिकल टेस्ट। वो मेडिकल टेस्ट लगाता है किस पे? पेशेंट के सैंपल के ऊपर, जो उसका ब्लड सैंपल लिया होता है, ब्लड सैंपल के ऊपर एक मेडिकल टेस्ट लगाया जाता है। तो ये तो डिपेंड करेगा कि क्या चीज टेस्ट करनी है, शुगर करनी है, ब्लड प्रेशर करना है, हीमोग्लोबिन करना है, कोलेस्ट्रॉल करना है, तो बेशुमार टेस्ट है। तो स्टैट्स में कौन सा काम है? स्टैट्स में भी महल उसी के बराबर है, तो 100 को टेस्ट तो होंगे, और उनमें से सिर्फ 3 टेस्ट आपके कोर्स में, सिर्फ 3, क्योंकि आपको मैंने टीच कर। तो बहाल जिस तरह से आप बिल्कुल ऐसे पैरेलल एग्जांपल समझे कि जिस तरह से पेशेंट के जिस्म से खून लेके उसके ऊपर एक मेडिकल टेस्ट लगाया जाता है, और उस मेडिकल टेस्ट की एक न्यूमेरिक रीडिंग भी आती है। कितनी टेस्ट का रिजल्ट आ गया जी, आ गया, लैब से रिजल्ट ले आओ। उस न्यूमेरिकल रीडिंग को देखते हुए डॉक्टर डिसाइड करता है कि इस पेशेंट को बीमारी है या नहीं। अब हमने भी क्या, ये क्यों कर रहे हैं? हम एक हाइपोथेसिस चेक कर रहे हैं। कौन सी? वो जो पहले स्टेप में लिखी हुई है, लिखी हुई ना हमने लास्ट टाइम, उसको अब टेस्ट करना है कि क्या जो स्टेटमेंट हमने हाइपोथेसिस लिखी हुई है, क्या वो सही है या गलत है। कैसे? ये जी एक सैंपल लेंगे, ले लिया, उस सैंपल से इंफॉर्मेशन लेंगे, ले लिया, अब क्या करना है? इस इंफॉर्मेशन को किसी जगह आपने कैलकुलेट करना है, किसी टेस्ट में रखना था, उसे ही टेस्ट स्टैटिस्टिक कहते हैं। तो समझ लीजिए एक फार्मूला है जिसमें आपने सैंपल से कैलकुलेशन करके इस फार्मूले में रख देनी है, और इसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जानी है, जैसे 2, 3, 2.5, 3, 3, 3.5, बिल्कुल मेडिकल की तरह। तो मेडिकल टेस्ट हुआ और टेस्ट का रिजल्ट आ गया,
तीसरे स्टेप में आपने समझ लिया स्टैटिस्टिकल टेस्ट करना सैंपल के ऊपर, टेस्ट अप्लाई करना, जैसे लैब में नहीं चला जाता और टेस्ट होके आता है डेटा, तो यहाँ पर भी सैंपल अब टेस्ट होने लगा है। तो कहता है ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स तो है क्या? कहता है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इज अ रूल और अ फार्मूला। ये एक फार्मूला है, ये एक रूल है on which the decision of rejecting or not rejecting the null hypothesis। अब आप कहेंगे ये नल हाइपोथेसिस हर दफा जिक्र करते हैं जी, इसकी रीजन है तो दो ही ना, एक नल और एक अल्टरनेटिव। कहता जी कि ये वो फार्मूला है जिसकी बेस पर हम डिसीजन किया करेंगे क्या जो नल हाइपोथेसिस में स्टेटमेंट लिखी हुई है वो गलत है, रिजेक्ट कर दें, या हम कहेंगे डोंट रिजेक्ट। कहते थी नल हाइपोथेसिस के ही पीछे क्यों पड़े हुए हैं उसकी रीजन है, और वो क्या है? कहता है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, जब हमें ये प्रोसीजर करना है या जो साइंटिस्ट ने इसका प्रोसीजर बनाया होगा उसके तहत, कहता है द कैलकुलेशन ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट द नल हाइपोथेसिस। इस बेस पर ये कैलकुलेशन आपने करनी है, इस अजम्पशन पे आपने कैलकुलेशन करनी है। अजम्पशन का पता ना, लाजमी नहीं ठीक हो ना, अज्यूम कर लिया जाए ठीक, फिर कैलकुलेशन करनी है आपने। और किसको आपने अज्यूम करना है ठीक है? नल हाइपोथेसिस को, नॉट अल्टरनेटिव। अब ये रीजन रहने दे है भी, लेकिन वही बात मैं आपसे एक्चुअली सिर्फ, ये बड़ा ना इन डेप्थ टॉपिक है ये टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, बहुत इन डेप्थ। हम तकरीबन हर क्लास को ये टीच करते हैं। मेरा नहीं ख्याल मैंने आई कैप को लिखा भी था कि इस स्टेज पर इन बच्चों को जरूरत नहीं है, लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा जी आप जरा एलिमेंट्री चीजें पढ़ा दें उनको, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा इसको ना डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा। बस आपने ये कहना है, हाँ ये जरूर एमसीक्यूज क्वेश्चन है। इन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस व्हिच स्टेटमेंट व्हिच हाइपोथेसिस दो थी ना, नल और अल्टरनेटिव, इज अज्यूम्ड टू बी ट्रू एच नॉट। वो अब इस डिस्कशन में जी एच नॉट क्यों एच वन क्यों नहीं, वो फिर एक अलग स्टोरी चल पड़ेगी। बस आपने ये चीज याद रखनी है कि हम सपोज कर लेंगे जो स्टेटमेंट एच नॉट में लिखी हुई है वो बिल्कुल सही है, और अपनी इस फार्मूले की जिसका नाम टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है उसकी वैल्यू को हम न्यूमेरिकली कैलकुलेट कर लें। देखेंगे हमें जरूरत पड़ेगी किसी एक स्टेटमेंट को सही समझ के आगे काम चलेगा, वरना उधर ही खड़े रहेंगे। तो कहता जी फिर आप एच नॉट को ट्रू सपोज करके अपनी कैलकुलेशन तो परफॉर्म करें, उसके बाद क्या होगा जी कैलकुलेशन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक, जो आप टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू न्यूमेरिकली कैलकुलेट कर लेंगे क्या कहलाएगी? कहते वो अब कहलाएगी इस है अमाउंट ऑफ एविडेंस, शहादत, एविडेंस से शुरू कहते हैं ना शहादत, अमाउंट ऑफ एविडेंस जो कि हमने सैंपल डेटा से कैलकुलेट किया अगेंस्ट एच नॉट, उसके खिलाफ। अब सीक्वेंस क्या बना? हमने एच नॉट को ट्रू समझा है नहीं, अपनी कैलकुलेशन परफॉर्म की और एक न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे हाथ लग गई। अगर पूछे कि ये क्या इकट्ठा होके आया आपके पास, 7 क्या चीज है या 6 क्या चीज है या इसका आंसर 5.2 आ रहा है, ये क्या है? आप कहेंगे ये मेरे पास हो गई अमाउंट ऑफ एविडेंस, मिकदार, अमाउंट मिकदार, एविडेंस शहादतों की मिकदार, किसके खिलाफ इकट्ठी की है जी? ये जी। तो कोर्ट में ऐसे नहीं चलता भी आपके खिलाफ तो बड़े एक नवाज शरीफ साहब आपके खिलाफ बड़ा मवाद इकट्ठा हो गया है आपके अगेंस्ट, मिकदार में अगेंस्ट, तो अब डिसीजन करो क्या है? बिल्कुल ऐसे ही हाइपोथेसिस नल को हमने ट्रू समझा, कैलकुलेशन की, उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई वो अमाउंट ऑफ एविडेंस आ गया अगेंस्ट एच नॉट। अब क्या करना है? कहता जी अगर तो वो एविडेंस सफिशिएंट है, काफी है, इन केस ऑफ सफिशिएंट एविडेंस, अगर तो वो काफी एविडेंस है किसके अगेंस्ट? एच नॉट के अगेंस्ट, आप क्या करें? तो रिजेक्ट कर दें, फिर वी विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। और अगर ये काफी ना हो तो फिर क्या करें? डॉट कर दें, डिसीजन हो गया। बस यही करना है। एविडेंस सफिशिएंट होंगे, अब क्या आपके खिलाफ तो बड़े एविडेंस है, आपको तो हम रिजेक्ट कर रहे हैं, किसको? एच नॉट को। एच नॉट को रिजेक्ट करेंगे तो किसको एक्सेप्ट करेंगे फिर भाई? एच वन को। दो ही तो हाइपोथेसिस है, एक एच नॉट एक एच वन।
एच नॉट को अगर आपने रिजेक्ट कर दिया, इसका मतलब आपने फिर जो अल्टरनेटिव स्टेटमेंट थे उसे एक्सेप्ट किया। अब ये सफिशिएंट कितने होते हैं? फर्ज करें एविडेंस इकट्ठे हुए डेटा से वो आ गए 4.5, क्या ये सफिशिएंट है? मेडिकल साइट पे जब डॉक्टर को रिपोर्ट आती है, मेडिकल रिपोर्ट आती है, उसको कैसे पता चलता है ये एविडेंस सफिशिएंट है डिजीज के लिए? कि अगर ये रीडिंग आ जाए विच इज सफिशिएंट एविडेंस ऑफ अ डिजीज, कि भाई ये तो बड़े क्लियर एविडेंस है रिपोर्ट के मुताबिक, ये तो बड़ी सही है। वो कंपेयर करता है मेडिकल रेफरेंस वैल्यू से, एक जिसे आप नॉर्मल स्टैंडर्ड वैल्यू कह दें। हम कब कहते हैं बुखार है? जब हम एक स्टैंडर्ड वैल्यू 98.6 के साथ कंपेयर करके बोलते हैं। तो हर पैरामीटर की मेडिकल साइट में रेफरेंस वैल्यू, जिसे नॉर्मल रेंज कहते हैं, वो लिखी हुई है और वो न्यूमेरिक्स की फॉर्म में। अगर तो वो एविडेंस जो है, यानी कि जो पेशेंट की रिपोर्ट आती है वो उस नॉर्मल रेंज के बाहर आती है, तो डॉक्टर लफज बोलता है यार बड़े क्लियर एविडेंस है, तुम्हें तो बीमारी है, ये तो शक है ही नहीं। बिल्कुल इधर भी हम ऐसा ही डिसाइड करें। हमारे पास भी कुछ रेफरेंस स्टैटिस्टिकल वैल्यूज होंगी, नॉट मेडिकल वैल्यूज। कि वो कहां से लेंगे? टेबल से। टेबल आपको एग्जाम में अवेलेबल होंगे, यस। तो आपको मुख्तलिफ रेफरेंस वैल्यू टेबल अवेलेबल होंगे। मेडिकल रिपोर्ट में तो ऊपर ही लिखा होता है ना, कि आगे लिख दिया जाता है जी पेशेंट का रिजल्ट ये है, और उसके आगे लिख देते हैं नॉर्मल। तो हमारे वैसे जो अगर हम कंप्यूटर से करें ना, तो हमारे कंप्यूटर में भी ऐसे ही आ जाता है। इधर हमारी एक साइड पर हमारी डेटे की कैलकुलेशन आती है और आगे ही वो नॉर्मल वैल्यू रेंजेस आ जाती है। लेकिन आपके पास चूंकि फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो आपको वो रेफरेंस वैल्यू टेबल अलग से देंगे। आपने बस वहां से देख लेना, कोई रेफरेंस वैल्यू ये कहती है हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू ये आ रही है, देख लीजिए एविडेंस सफिशिएंट है। अगर सफिशिएंट है तो रिजेक्ट कर दीजिएगा, नहीं है तो डोंट रिजेक्ट। कहता जी टेस्ट कोई एक किस्म का है, डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेस्ट आ रहे हैं और ये उनके नाम है जी टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट एंड सो ऑन। लॉन्ग लिस्ट ऑफ टेस्ट, बहुत, ये नहीं कोई एक आदमी। हर सिचुएशन को देख के डिसाइड करते हैं कि अच्छा ये डेटा अगर अवेलेबल है तो इसके मुताबिक तो इसके ऊपर सूट करता है, वो जी टेस्ट है। तो डॉक्टर भी तो ये करता है कि अच्छा यार ये टेस्ट कराना है, इसके लिए तुम्हें ये फला टेस्ट कराना पड़ेगा। कहता है which test is to be used depends on objective and available information। कहते हैं कौन सा टेस्ट यूज करना है, ये अब डिपेंड किया करेगा कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या, क्या चीज टेस्ट करनी है, वो स्टेटमेंट तो बताओ, और फिर ऑब्जेक्टिव भी बताना होगा। उसके बाद वो डिसाइड होगा कि जी इस सिचुएशन में आपको कौन सा टेस्ट जो है वो अप्लाई करना चाहिए। तो डॉक्टर भी तो ऐसे डिसाइड करता है ना, डॉक्टर भी ऐसे डिसाइड करता है कि जी ये काम करने के लिए कौन सा टेस्ट सूट करेगा इसको। तो हम भी उसको यही लफ्ज जो है वो बोल देंगे। मेरा ख्याल ये स्टेप आपको क्लियर हो गया है कि ये टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या है। ये एक ऐसा फार्मूला है जिसमें हम सैंपल इंफॉर्मेशन रखेंगे, एच नॉट को सही समझते हुए इसकी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कर देंगे, उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी उसे अमाउंट ऑफ एविडेंस कॉल करेंगे अगेंस्ट एच नॉट, और फिर उसको स्टैटिस्टिकल टेबल से कंपेयर करते हुए ये कहेंगे कि अगर ये एविडेंस सफिशिएंट है तो एच नॉट रिजेक्ट कर दें, और अगर ये एविडेंस सफिशिएंट नहीं है तो एच नॉट को हम रिजेक्ट नहीं करेंगे। 3 स्टेप। चले अब हम अपने प्रॉब्लम्स पे ये तीसरा स्टेप इंप्लीमेंट करके देखते हैं। ये मैंने आपको टेस्ट सेलेक्ट करने का एक चार्ट दे दिया, क्या सिलेक्शन ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक फॉर सिंगल पॉपुलेशन मीन। अगर किसी एक सिंगल पॉपुलेशन मीन की कोई वैल्यू टेस्ट करनी हो तो कौन सा टेस्ट लगाना है, कैसे सेलेक्ट करना, तीसरा स्टेप। जी टेस्ट लगाना है, टी टेस्ट लगाना है, एफ टेस्ट लगाना है, या कोई और। कहता है ये फिर आप बताओ आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है। जैसे कोई क्वेश्चन ही पूछ रहा, ये है, वो क्या नहीं ये भी नहीं है, ये भी नहीं, अच्छा फिर तुम ये काम करो, तुम्हारे पास ये चीज है, ये चीज है, तो फिर तुम ये काम कर लो। बिल्कुल ऐसा ही। कौन सा टेस्ट लगाना है, तो टेस्ट आपसे पूछ रहा कि आपके पास फ्लाफला इंफॉर्मेशन है तो हम बता देते हैं। अब उसने पहला क्वेश्चन क्या पूछा है टेस्ट ने आपसे
क्या आपके पास पॉपुलेशन वेरिएंस की इंफॉर्मेशन मालूम है? करना हमने मीन टेस्ट ही है, ठीक है ना, टेस्ट हमने मीन के लिए लेना है। कहता पहले ये बताओ तुम्हारे पास पॉपुलेशन वेरिएंस की इंफॉर्मेशन है? याद है पिछली कुछ एग्जांपल में इसी में होती थी, ये देखें इसमें तो है, हाँ इनमें नहीं है, इनमें भी नहीं है, तो इसका मतलब कभी होगी कभी नहीं होगी, इसमें तो है। तो वही आपसे पूछ रहा है, कहता पहले तो ये बताओ। अब हो सकता है कि हमारे पास पॉपुलेशन वेरिएंस की इंफॉर्मेशन डेटा में अवेलेबल हो, तो इसका आंसर यस हम कह सकते हैं। कब? जब अवेलेबल होगी, जब मालूम होगी। कहता अगर तो आपके पास पॉपुलेशन वेरिएंस की इंफॉर्मेशन मालूम है तो फिर आप जी टेस्ट यूज कर लीजिएगा इस फार्मूले के साथ। इस फार्मूले के साथ आप जी टेस्ट जो है वो यूज करें। यस, स्टैंडर्ड वेरिएबल ही है, ये देखें सैंपल का मीन, ये मीन का मीन क्योंकि पॉपुलेशन मीन, और ये विद रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग में इसका क्या है, ये स्टैंडर्ड वेरिएबल, तो स्टैंडर्ड वेरिएबल है। कब यूज करना ये जी टेस्ट? जब पॉपुलेशन वेरिएंस हमें मालूम होगा, अगर नहीं होगा तो फिर कहता फिर जरा चलो, कहता कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, मतलब क्वेश्चन कर रहा है ना आपसे, आपसे जैसे डिस्कशन हो रही है कि तुम्हारे पास लार्ज सैंपल है। अगर पॉपुलेशन वेरिएंस मालूम नहीं है, चलो फिर दूसरी अल्टरनेटिव ढूंढ लेते हैं, कुछ और बता देते हैं आपको। क्या तुम्हारे पास सैंपल लार्ज है? तो आप कहेंगे इसको लार्ज कह रहे हैं, मैं कहूँगा 30 से बड़ा सैंपल। आप कहेंगे जी साहब 30 से बड़ा तो है। अगर है तो, अगर आपने मुझे यस कहा, हो सकता आप नो कहें। अगर तो सैंपल साइज 30 से बड़ा है, मैं कहूँ चलो खैर है, फिर भी जी टेस्ट लगेगा। आपके सर फर्क फिर क्या हुआ? क्योंकि आपको पॉपुलेशन वेरिएंस मालूम नहीं होगा और सैंपल साइज 30 से बड़ा होगा, देन आप क्या कर सकते हो, पॉपुलेशन वेरिएंस की जगह आप सैंपल वेरिएंस यूज कर सकते हो। कब? हर वक्त दो, इफ यू हैव अ लार्ज सैंपल। कितना लार्ज है? 30 से बड़ा। टेस्ट जी लगेगा। तो जी पॉपुलेशन वेरिएंस की जगह क्या रखना है? सैंपल वेरिएंस रख लो। हर प्रॉब्लम में? नो। किस प्रॉब्लम में? जिसका सैंपल साइज 30 से ज्यादा हो। पॉपुलेशन वेरिएंस नोन हो, जी टेस्ट लग जाना है। पॉपुलेशन वेरिएंस नहीं नोन, लेकिन अभी एक और ऑप्शन भी है, और वो है कि सैंपल साइज 30 से बड़ा है, जी बड़ा है, जी टेस्ट लगाओ, लेकिन पॉपुलेशन वेरिएंस की जगह उसका एस्टिमेट यूज कर लो। आप कहेंगे सर अगर ना तो मेरे पास पॉपुलेशन वेरिएंस मालूम हो और सैंपल साइज भी मेरे पास चंद वैल्यूज, आप क्या करूं? तो फिर टी टेस्ट। तो दो पॉसिबल टेस्ट पॉसिबल है, या आपके साथ आपको टी टेस्ट लगाना पड़ेगा या आपको जी टेस्ट लगाना पड़ेगा। अगर पॉपुलेशन का साइज 30 से बड़ा हो तो लाजमी है जी टेस्ट लगेगा। आप कहें जी पॉपुलेशन वेरिएंस नोन हो तो भाई भी तो जी लगना ही लगना है। और अगर साइज 30 से बड़ा हो जाए, पॉपुलेशन वेरिएंस ना भी नोन हो तो फिर भी तो जी लगना है। टी टेस्ट कब लगना है? जब सैंपल साइज स्मॉल हो और पॉपुलेशन वेरिएंस अननोन। दो कंडीशन है। लोग कहते हैं पॉपुलेशन वेरिएंस अननोन है, सैंपल साइज से 50 है, तो फिर टी भी जी लगेगा। अगर फर्ज करें सैंपल साइज 10 का है, पॉपुलेशन वेरिएंस नोन है, वो तो इधर ही डिसाइड हो जाना है। आपने आगे क्या करने आना है? 10 वैल्यूज का सैंपल साइज तो आपने यहां जाके देखना है। अगर पॉपुलेशन वेरिएंस आपको मालूम है तो आप तो पहले ही अपने टारगेट पे पहुंच गए। हाँ जी, ये चार्ट क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो नहीं आपने इस चार्ट के रेलेवेंट करना कि टेस्ट कैसे डिसाइड करना है, जी कब लगेगा, टी कब लगेगा, पूरा सिनेरियो लिखा हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। जी करे क्वेश्चन अपना। मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? बोल ही नहीं रहे। जी आप बोल ही नहीं रहे, मैंने आपका माइक भी ऑन कर रहा हूं। कोई और किसी ने कोई क्वेश्चन करना हो तो।
जी आपने क्वेश्चन करना तो पूछेगा कासिम, बोलिएगा। नहीं, आपसे गलती से हैंड रेज हो। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जी और टी टेस्ट की तो सेम फार्मूला नहीं है, एन की वैल्यू ग्रेटर 30 हो या नॉट ग्रेटर स्मॉलर जी 30 हो। जी फिर फिर जब आप सर फिर क्या फायदा होगा? फिर रेफरेंस वैल्यू टेबल देखेंगे तो वो वहां पर फर्क आ जाएगा। ठीक है। जब जी का रेफरेंस वैल्यू टेबल देखेंगे तो वहां वैल्यू कुछ और होंगी, जब टी का रेफरेंस वैल्यू टेबल देखेंगे वहां वैल्यू कुछ और होगी। कैलकुलेशन वैल्यू वही रहेगी, रेफरेंस वैल्यू दोनों की डिफरेंट हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर फर्क पड़ जाएगा। ठीक है सर, थैंक चलिए अब हम ये स्टेप जो है इंप्लीमेंट करते हैं। यहां पर पहुंच गए हम। अब मैं देखे कि मैंने ये सारा काम करने के लिए यहां तक पहुंच गया, तीसरा स्टेप। अब तीसरा स्टेप करने के लिए आपको कहा गया जी टेस्ट डिसाइड करना, सी लगना या टी। पहली इंफॉर्मेशन आपके पास ये आ रही है कि जी पॉपुलेशन वेरिएंस तो मालूम है, मालूम है तो फिर डिसाइड कर लिया जी टेस्ट लगेगा। जी टेस्ट लग गया, इसलिए मैंने ये जी टेस्ट लगाया है क्योंकि मेरे पास पॉपुलेशन वेरिएंस की इंफॉर्मेशन मालूम थी। अब देखिएगा कि z इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा स्क्वायर बाय एन, और मैं कहता हूं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो। एक्स बार की वैल्यू तो आपके पास है 8.93 माइनस सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है 1.4 और एन की वैल्यू आपके पास आ रही है 36। ये कहां से आएगा? पॉपुलेशन मीन। तो भाई इसी को तो टेस्ट कर रहे हैं, पॉपुलेशन मीन का पता हो तो इन चक्रों में क्यों पढ़ना था, इन चक्रों में क्यों पढ़ना है? पॉपुलेशन मीन का तो नहीं पता। आप कहेंगे अब क्या करें? अब ये करें, एच नॉट को ट्रू सपोज कर लें, फिर यही पढ़ा था ना हमने, ट्रू करें हाँ सपोज, इसको लिखें, कर लिया ट्रू सपोज। क्या लिखा हुआ वहां? लिखा नहीं हुआ इक्वल साइन, इसलिए 9.63 रखा। क्यों? स्टेटमेंट गिवन इन एच नॉट इज सपोज टू बी ट्रू। आप कहें सर अगर उधर इक्वल साइन हो ही ना तो आपने फिर हाइपोथेसिस ही गलत बनाई। नल हाइपोथेसिस में तो इक्वल साइन आना ही आना है, सिंपल इज दैट। कि ये जो वैल्यू है वो आपने एच नॉट में जो लिखा हो ना एच नॉट में, वहां से वैल्यू उठा के यहाँ रख देनी है। और आप ऐसा करें, इधर लिखी नॉट लें तो याद वैसे ही आ जाएगा, वैल्यू ऑफ म्यू गिवन इन एच नॉट, ये बनेगा। -3 क्या है? बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो पेशेंट अपना डॉक्टर के पास ना रिजल्ट लेके जाता, डॉक्टर साहब ये मेडिकल टेस्ट करवाया था, ये उसका रिजल्ट लेकर आया हूं और मेरी कैलकुलेशन आ रही है -3। क्या ये सफिशिएंट एविडेंस है? ये एविडेंस है, इसको हम अमाउंट ऑफ एविडेंस अगेंस्ट एच नॉट कॉल करेंगे। क्या ये सफिशिएंट है या नहीं, ये फिर टेबल देख के बता सकते हैं, अभी हम तो याद नहीं है कि इतने एविडेंस सफिशिएंट होते हैं कि नहीं। तो ये बात की बात, मैं सिर्फ आपको इस वक्त तीसरा स्टेप जो है वो करवा रहा हूं। मेरा ख्याल ये स्टेप अब आपने याद रखना है, ठीक है ना? नल हाइपोथेसिस नहीं याद रख सकते कि जी कैसे क्या क्या रटे लगाने, कोई रटा नहीं लगाना। जो स्टेटमेंट लिखी हुई हो उसको ट्रांसलेट कर लो, कभी इक्वल कभी 10 कभी ग्रेटर, कुछ इस तरह के सिंबल आ जाएंगे आपके पास। लेकिन कम से कम ये स्टेटमेंट तो आप याद रख सकते हैं कि जी जी कब लगाना है और क्या फार्मूला, टी कब लगाना है और क्या फार्मूला, बिल्कुल ये याद रखा जा सकता है। बाकी 2 स्टेप फिलहाल मैं स्किप कर रहा हूं, मैं सिर्फ तीसरा स्टेप आपसे करूंगा। ये लें जी, हाइपोथेसिस बन गई और मैंने फिर जी टेस्ट लगा दिया। इसकी क्या रीजन है? अब तो पॉपुलेशन वेरिएंस नोन नहीं है, बिल्कुल नोन नहीं है, लेकिन सैंपल 30 से बड़ा है जी, सैंपल 30 से बड़ा है, इस दफा ये रीजन है। फार्मूला फिर वही है, लेकिन क्या रिप्लेस किया? पिछले फार्मूले में पॉपुलेशन वेरिएंस लिखा हुआ था,
और वो चूंकि मालूम नहीं था, लेकिन सैंपल अगर ये प्रूफ किया गया है ना, ऐसे तो नहीं, मैं तो नहीं कह रहा ना, लाइक ये हमारे साइंटिस्ट ने और हम उसको वाकई जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया है, हमारी अंडरस्टैंडिंग कहती है बिल्कुल सही है, ये ऐसा ही होना चाहिए। Whenever the sample size is greater than 30, you may replace sample variance instead of population variance. और मैंने अब यहाँ क्लियर कर दिया, नॉट लिख दिया, नॉट का मतलब है यहाँ से वैल्यू उठा के यहाँ लिख दिया। इस एग्जांपल में जो अमाउंट ऑफ एविडेंस आया है किसके अगेंस्ट, एच नॉट के अगेंस्ट, क्यों, क्योंकि हमने उसको ट्रू सपोज किया है, वो आ रहा है 4.46। क्या ये सफिशिएंट है? अगर सफिशिएंट है तो एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे, और अगर ये सफिशिएंट नहीं है तो एच नॉट को रिजेक्ट नहीं करेंगे। अब इसका डिसीजन करना कि ये सफिशिएंट है या ये सफिशिएंट नहीं है, ये तो अब रेफरेंस वैल्यू देख के पता चलेगा, और वो आपका नेक्स्ट स्टेप है। फिलहाल आपने लैब टेस्टिंग का रिजल्ट आया से कल डॉक्टर साहब को शाम को दिखाने जाना है, तब पता चलेगा ये एविडेंस सफिशिएंट है। जब तक डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे उस वक्त तक तो नहीं वो कहेगा कि ये सफिशिएंट है। आप तो एक रिजल्ट आ गया है, बस इतना समझें। तीसरा, पॉपुलेशन की वेरिएंस की इंफॉर्मेशन मालूम है नहीं, अच्छा चले कोई बात नहीं। सैंपल साइज 30 से बड़ा है नहीं, ओके, ना तो पॉपुलेशन वेरिएंस मालूम है ना ही सैंपल साइज 30 से बड़ा, तो फिर तो टी टेस्ट लगाना होगा। ट्रू, सेम फार्मूला। फर्क कहां पर पड़ेगा वो अगले स्टेप पे पड़ेगा, फिलहाल तो सेम ही है। क्या आंसर आया? 1.26। क्या है ये अमाउंट ऑफ एविडेंस है किसके अगेंस्ट, एच नॉट के। तो क्या ये सफिशिएंट है, ये टेबल से देख के पता चलेगा। रेफरेंस वैल्यू, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको रेफरेंस वैल्यू एक्चुअली जो है वो बताई जाएगी। ठीक हो गया, चले तो यहां तक अगर कोई क्वेश्चन है, 3 स्टेप मैंने कर दिए। पहले मैंने आपको हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्शन बताई, तीनों एग्जांपल्स के ऊपर वो कर दिया। फिर मैंने आपको वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को इतना इशू नहीं था, वो बहरहाल तीनों स्टेप पर कर लिया। फिर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स समझाइए आपको क्या चीज है, कब कौन सा टेस्ट लगाना है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या बता रही होती हैं, और इसकी कैलकुलेशन में वो म्यू कहां से आएगा, ये सब चीजें आपसे शेयर हो गई। जी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ लें। एनीवन, कोई भी प्रॉब्लम हो? चलें, ठीक है जी। अब हम जरा अपनी मैथ की क्लास में शिफ्ट होंगे, क्योंकि ये फिर मैं तीनों स्टेप्स जो हैं वो मैं कल ही आपसे जो है वो शेयर करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा उसमें डिस्कशन है, तो फिर कल ये कंप्लीट हो जाएगा। और एग्जाम में कभी तो एक क्वेश्चन ये आता है, ऊपर स्टेटमेंट लिख देता है एग्जामिनर, और आपसे ये कहता है जी कि इसकी नल हाइपोथेसिस क्या होगी, और नीचे उसने ऑप्शन दी होती है, या इसकी अल्टरनेटिव क्या होगी। सेकंड क्वेश्चन देख के कहता है इसके ऊपर टेस्ट कौन सा अप्लाई होगा, ये नहीं कि वो कहता अप्लाई करो, होगा कौन सा, कि जी स्टूडेंट को पता है जी लगना कि टी। और कभी वो बिल्कुल कहता जी कैलकुलेट करके बताएं जी टेस्ट की वैल्यू न्यूमेरिक्स में, तो क्या फार्मूला पता है, मैं एक्चुअली वो देखना चाहता है। तो ये मुख्तलिफ सेगमेंट में क्वेश्चन आते हैं, ये नहीं कि फुल, मैंने तो आपसे फुल फ्लैज एक क्वेश्चन डिस्कस करना है। एग्जाम में ये सेगमेंट में भी आते हैं, कभी वो सिर्फ इतना पोर्शन पूछता है, कभी सिर्फ इतना, कभी सिर्फ इतना, कभी सिर्फ इतना, तो पोर्शन में अभी ये क्वेश्चन जो है वो एक्चुअली वहां से आपसे कर सकता है। हाँ जी, कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका मेरे साथ? चले, अब हम जरा अपने मैथ्स की क्लास को देखते हैं।